ये जो 13 मंथ्स का टाइम है, इसमें आपको मेंस के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, राइट एलिमेंट एट द राइट टाइम, तो फिर आपकी प्रिपरेशन काफी स्मूथ हो जाती है। शुरुआत में यू नीड टू फोकस ऑन कोर स्टैटिक पोर्शन, बट डेली बेसिस पे भी आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। बिना इसके सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एथिक्स गवर्नेंस साथ लेकर चलिए, बिकॉज सिलेबस काफी कुछ ओवरलैप होता है। फेज 2 सबसे अच्छा टाइम है ऐसे लिखने का। सी सेट के लिए आपको टाइम देना है कि नहीं देना है, ये वेरी करेगा। हेलो एवरीवन, एवरी सीरियस एस्पिरेंट वो ये चाहता है कि इनिशियल अटेम्प्ट्स में उसका सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड में हो जाए। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी स्ट्रेटजी, तो एक चीज़ तो कंफर्म है, और वो है आपका फेलियर। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है थोड़ा डिफिकल्ट एग्ज़ाम है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, एंड जो लोग ऑलरेडी सर्विस में होते हैं, जो आईपीएस हैं, जो आईआरएस हैं, वो भी आपके साथ compete करेंगे। तो बिना प्लान, बिना स्ट्रेटजी के सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये चीज़ तो कंफर्म है। अब ये जो प्लान है, जो स्ट्रेटजी है, ये आपको पहले फाइनलाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड दिस इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो, जहां पे आई एम प्रोवाइडिंग यू कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट प्लान फॉर यूपीएससी सीएससी 2027, so that you can crack this examination in your initial attempts, in your very first attempt. अब ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर दोज हु आर बिगनर्स। मीन्स 27 उनका टारगेट है, एंड दिस इज देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड दे आर डूइंग दिस विद सेल्फ स्टडी। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप कोई फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग लेके आएंगे। दिस वीडियो इज ऑल्सो यूजफुल फॉर दोज हु आर नॉट बिगनर्स, जिनका सेकेंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है, बट इनिशियल अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिली है। दे आर टारगेटिंग 27 एग्जामिनेशन विद सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी पे मेरा फोकस रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे यू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी। अब स्ट्रेटजी बनाने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड टाइमलाइन ऑफ दिस एग्जामिनेशन, एंड दिस टाइमलाइन is the core of our discussion, core of your preparation and core of your strategy, and this is the importance. इसको समझो सबसे पहले। Currently we are in month of May, right? And we are starting our preparation. May 27 में प्रीलिम्स होने वाला है, प्रीलिम्स 27 एग्जामिनेशन, और इसके लिए हमारे पास रफली 13 मंथ्स होंगे। दिस इज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड आफ्टर 3 to 4 months, September 27, इस महीने में मेंस होने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास 3 to 4 मंथ्स का टाइम होता है। देन जनवरी में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। जनवरी 28 इंटरव्यू, एंड फिर इन मंथ ऑफ अप्रैल फाइनल रिजल्ट, जिसका आपको इंतजार करना पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि ये जर्नी आपकी एक लॉन्ग जर्नी है। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर रहे हो, तब भी आपको 2 साल देने पड़ेंगे। तो मई 26 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, एंड अप्रैल 28 में आपकी जर्नी खत्म होगी। तो 2 साल तक आपको मेहनत करनी है। सेकेंड, प्रीलिम्स के पहले काफ़ी टाइम आपके पास है, अराउंड 13 मंथ्स, बट प्रीलिम्स का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता है। प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए आपके पास केवल 3 से 4 महीने हैं, एंड जो रियल एग्जाम है आपका मेंस एग्जाम है, क्योंकि इसमें जो आप मार्क्स लेके आओगे, जो आपका स्कोर होगा, वो फाइनली डिसाइड करेगा आपकी मेरिट क्या रहेगी, आपकी रैंक क्या रहेगी। एंड ये जो टाइम है 3 से 4 महीने, काफ़ी कम है फॉर मेंस एग्जामिनेशन। इसमें यू कैन नॉट प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो ये जो 13 मंथ्स का टाइम है, इसमें आपको मेंस के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। ये चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे। अब ये जो 2 साल का टाइम है, इसमें हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। देखो, GS1, GS2, GS3, GS4, इनमें टोटल 18 सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने? 18। इसके साथ साथ आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करना है, CSAT, करंट अफेयर्स, देन योर ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज है, PYQs करने होते हैं, NCERTs करनी होती हैं, नोट्स बनाने होते हैं, राइट।
एंड रिवाइज करना पड़ता है। तो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स, अराउंड 26-27 एलिमेंट्स होंगे, यू कैन काउंट। अब अगर आप कुछ लोगों से बात करोगे जिन्होंने ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया है, तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि बर्डन तो होता है लेकिन मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि बर्डन होता है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो एलिमेंट सबके लिए कॉमन है, यही चीज़ प्रिपेयर करनी है, बट व्यू पॉइंट अलग है। तो अगर आप इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ स्टार्ट करोगे प्रिपेयर करना, तो फिर ये एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट है, सिलेक्शन नहीं होने वाला, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट अगर आप इन 2 साल के टाइम को यूज़ करते हो, राइट एलिमेंट एट द राइट टाइम, तो फिर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ हो जाती है। और इसीलिए मैंने क्या किया है, ये जो 2 साल का टाइम है इसको 6 डिफरेंट फेजेज में डिवाइड किया है। हर फेज का अपना अलग टारगेट होगा, उस टारगेट को आपको पूरा करना है। तो फेज वाइज टारगेट्स अगर आप पूरा कर लोगे तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाएंगे। एंड दिस इज स्मार्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। एक चीज और देखो, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जीएस के सब्जेक्ट, इनका भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। आप शुरुआत में ही करंट अफेयर नहीं करोगे बिकॉज बेस नहीं है आपका। आप शुरुआत में ही सी सेट नहीं करोगे बिकॉज जरूरत नहीं है। आप डे 1 से आंसर नहीं लिख सकते हो, आप डे 1 से ऐसे नहीं लिखोगे। तो जितने एलिमेंट्स हैं ना ये भी आपस में कनेक्टेड हैं। तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टाइम पे कौन सा एलिमेंट आपको कवर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो फेज वाइज जो आपके टारगेट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। बट ये जो टारगेट्स हैं ये तभी पूरे होंगे जब कुछ चीजें आपके माइंड में क्लियर होंगी। सबसे पहला, यू मस्ट हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव। तो बिगर पिक्चर नहीं देखनी है, फेज वाइज जो हमारे डिफरेंट टारगेट्स होंगे उस पर हमारा फोकस होना चाहिए और उनको हमें अचीव करना है। एक बार वो टारगेट अचीव हो जाएंगे ना, तो जितना भी एलिमेंट्स हैं 27-28 एलिमेंट्स वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, कोई इश्यू ही नहीं आएगा। सेकेंड, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे पॉलिटी है, अगर चाहो तो पॉलिटी पढ़ने में आपको पूरा 1 साल लग जाएगा इफ यू वांट। बट हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें इस एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो जो एग्जाम की डिमांड है उसी पे हमें स्टिक करना होगा, बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होंगे, समझने पड़ेंगे। यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, वो भी ज़रूरी है। केवल दिमाग से काम नहीं चलेगा, आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी, राइट। देन डेली 8 आवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि ये जो जर्नी है ये काफ़ी लंबी जर्नी है। इफ़ यू आर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, तब भी आपको 2 साल चाहिए। तो 2 साल तक आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा एंड डेली बेसिस पे कम से कम 8 घंटे, मिनिमम 8 आवर्स आपको देने पड़ेंगे। अब इसमें देखो, मान लो आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि आप 8 घंटे दोगे, आप 2 घंटे दे लो, उसके बाद उसको 3 करो, फिर 4 करो, फिर 5 करो। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज आपको करना पड़ेगा, राइट। तो शुरुआत में स्लो स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेली बेसिस पे यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप 2 घंटे से भी स्टार्ट कर रहे हो, 2 आवर्स से भी, तो इसको आपको 8 आवर्स पे लेके जाना पड़ेगा। एकदम से नहीं होगा, टाइम लगेगा, 10 से 15 दिन ले लो। एंड 8 आवर्स पे नहीं रुकना है, ये 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 8 आवर्स आपको देने पड़ेंगे फॉर सेल्फ स्टडी। इसमें क्लासेस नहीं है, राइट। देन लर्निंग एटीट्यूड, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी मिस्टेक्स आप करेंगे, शुरुआती 1 महीना 2 महीना बहुत डिफिकल्ट होगा, राइट। बट जो आपकी गलतियां हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, उनसे सीखना है। बिकॉज हमारा टारगेट सिंपल सा है, जब प्रीलिम्स होगा, जब मेंस होगा, तब कोई गलती नहीं करनी है। उससे पहले चाहे जितनी गलती करो, गलतियों से सीखो, उनको रिपीट ना करो। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, राइट। गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको रिपीट नहीं करना, उनसे सीखना है। प्रीलिम्स और मेंस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 5, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू चेक योर प्रोग्रेस रेगुलरली। हम लोग क्या करते हैं, केवल पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, बट उससे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। आप पढ़िए, फिर उसको चेक करो कि सही से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, याद हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, और ये कैसे होगा, PYQ लगाओ
MCQs लगाओ, कुछ आंसर लिख के देखो। तो ये चीज़ साथ साथ करनी पड़ेगी, केवल पढ़ना नहीं है। तो ये 5 चीज़ें हैं, राइट, जो की रिक्वायरमेंट है फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब देखो, बात करते हैं फेज 1 की। तो मैंने क्या बताया आपको, आई हैव डिवाइडेड दिस प्रिपरेशन इनटू 6 डिफरेंट फेजेस, एंड हर फेज का अपना अलग टारगेट होगा और उस टारगेट को हमें पूरा करना है, राइट। बिकॉज ये जो 27-28 एलिमेंट्स हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। दिस इज फेज 1। तो 18th मई से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 18th मई से लेके 15th ऑफ सितंबर, ये लगभग 17 वीक्स का टाइम है। और इस फेज में यू नीड टू बिल्ड योर फाउंडेशन। तो जो आपके बेसिक्स हैं उस पर हमें फोकस करना है। यू नीड टू बिल्ड योर बेस। तो जैसे मान लो हम कल से स्टार्ट करें प्रिपरेशन, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, एक बार फाइनलाइज कर लो इस वीडियो को देख के। जो रिसोर्सेज हैं वो फाइनलाइज कर लो, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दे दूंगा। देन ये जो टाइम है फेज 1, इसमें यू नीड टू फोकस ऑन योर कोर सब्जेक्ट, कोर स्टैटिक सब्जेक्ट। देखो, आप शुरुआत में एथिक्स नहीं करोगे, वो समझ में नहीं आएगा, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होगा। आप शुरुआत में गवर्नेंस नहीं करोगे, आप शुरुआत में IR नहीं करोगे, आप शुरुआत में डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं करोगे, बिकॉज वो काफ़ी लेट आएगा। शुरुआत में यू नीड टू फोकस ऑन कोर स्टैटिक पोर्शन। और ये कौन सा होता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, इन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एंड ये जो सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर करोगे, इनको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि केवल प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, नहीं, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, दिस इज द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन। इस पे आपको फोकस करना है। एक और चीज है, इस फेज में जो आपका ऑप्शनल है उसको आप डिसाइड कर लो कि दिस वुड बी माय ऑप्शनल। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा कि हाउ टू चूज योर ऑप्शनल, राइट। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। एंड कोर सब्जेक्ट्स कौन से हो गए, एक तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड योर हिस्ट्री। हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर प्लस मॉडर्न, इस पर फोकस करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इनका वेटेज वैसे भी काफ़ी कम होता है, इसको बाद में करेंगे, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने पॉलिटी लिया है, उसके बाद मैंने लिया इकोनॉमिक्स। देखो, ये दो वो सब्जेक्ट हैं, अगर इस पर आपकी कमांड नहीं है तो न्यूज़पेपर आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें आता ही क्या है, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, राइट। तो करंट अफेयर्स समझने के लिए सबसे पहले आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स आपको करना पड़ेगा। एंड इसके लिए कितना टाइम आपके पास है, फॉर पॉलिटी 1 मंथ सफिशियंट है, 4 वीक्स। फॉर इकोनॉमिक्स अगेन 4 वीक्स। फॉर ज्योग्राफी 4 वीक सफिशियंट है। एंड फॉर हिस्ट्री वाला पोर्शन 5 वीक्स में आपको दे रहा हूं। इसमें भी सबसे पहले करो आप मॉडर्न, राइट, उसके बाद एंशियंट, फिर मिडिवल, फिर आर्ट एंड कल्चर। तो ये एक ऑर्डर आपको फॉलो करना है और यही होगा आपका प्रायोरिटी ऑर्डर, राइट। इसको चेंज मत करना, पॉलिटी पहले करिए, इकोनॉमिक्स उसके बाद करिए, उसके बाद ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री वाला पोर्शन। इनमें आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हो, आप चाहे तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, बट सबसे पहले इन 4 सब्जेक्ट पे आपको कमांड लेके आनी पड़ेगी, राइट। दिस इज द कोर स्टैटिक पोर्शन। एंड अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे तो यही तो आता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राइट। अब ये जो कोर सब्जेक्ट हैं, इनमें क्या करोगे, एनसीईआरटी कवर करनी है, इसको नहीं छोड़ना है। सेकंड, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो आपका रिसोर्स होगा, उसको कवर करना है। जैसे कि फॉर पॉलिटी लक्ष्मीकांत इज देयर, फॉर मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है। वैल्यू एडेड मटेरियल, ये भी आपको करना पड़ेगा। जब आप PYQs देखेंगे तो पता चलेगा कि एनसीईआरटी प्लस जो स्टैंडर्ड बुक है, इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज होंगे, कुछ हैंडआउट्स होंगे जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, दैट इज वैल्यू एडेड मटेरियल। PYQs करने पड़ेंगे आपको, नोट्स बनाना पड़ेगा, और ये नोट्स आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए बनेंगे, ओके। ये तो हो गया इंफॉर्मेशन कलेक्शन। अब इसके बाद आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आप क्या कर रहे हैं, 4 वीक्स दे रहे हैं,
तो 2 वीक्स में आपका 50% सिलेबस हो जाएगा एंड रिमेनिंग 50% नेक्स्ट 2 वीक्स में हो जाएगा। तो जैसे ही ये वाला पोर्शन होता है, एक आप हाफ लेंथ लगा लो, राइट, एमसीक्यू प्रैक्टिस, और जैसे ये वाला होता है उसके बाद भी एक और हाफ लेंथ लगा लो। तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, साथ साथ करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एमसीक्यू प्रैक्टिस आप प्रीलिम्स के पहले कर रहे हैं, नहीं, आपको शुरुआत से ही करना है, अदरवाइज बहुत लोड हो जाएगा। ओके, देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करनी है। तो ये जो 1 महीने का टाइम है जिसमें आप पॉलिटी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। देखो, मेंस में तो आपको आंसर लिखना है, शुरुआत में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अच्छे आंसर लिखें। तो इन द वेरी फर्स्ट मंथ मेरी उम्मीद क्या है कि आप क्वेश्चन को देखें, जो PYQ है एटलीस्ट वो तो आप देख लें, एंड क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या पूछा है, क्या लिखना है, ये आप समझ जाएं। क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या डिफरेंट पार्ट्स होंगे, इतना भी कर लेते तो काफ़ी है, बिकॉज 1 महीने के बाद आप लिखने लग जाओगे, राइट। तो टारगेट रखो कि 10 से 20 आंसर आप लिख रहे हो, ये आपके PYQs हो सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ेंगी इन द फेज 1। तो पॉलिटी, उसके बाद सेम चीज़ फॉर इकोनॉमिक्स, सेम चीज़ फॉर ज्योग्राफी, सेम चीज़ फॉर एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडिया, और इसके लिए आपके पास 17 वीक्स का टाइम है, जो कि सफिशिएंट है। अब देखो, प्लानिंग हो गई, इसका एग्जीक्यूशन कैसे करोगे वो भी तो जरूरी है। तो इस तरह की टेबल आपको बनानी पड़ेगी। सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटी, इसका स्टार्ट डेट क्या होगा, इसका एंड डेट क्या होगा, ये मेंशन करो आप। नंबर ऑफ डेज कितने हैं, और डेली कितने आवर्स आप देने वाले हो। शुरुआत में कम होगा लेकिन बाद में बढ़ जाएगा। देखो, जैसे जैसे आपको इंटरेस्ट आएगा ना प्रिपरेशन में, डेली आवर्स आपके बढ़ते चले जाएंगे, और ये अच्छा साइन होता है। ओके, तो फॉर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी, और ये सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, बिकॉज सबकी स्पीड अलग होती है, IQ लेवल डिफरेंट होता है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइनलाइज दिस टेबल, राइट। उसके बाद जैसे मान लो आप पॉलिटी आप कर रहे हैं, तो पॉलिटी में व्हाट इज द स्टार्ट डेट, व्हाट इज द एंड डेट, रिसोर्सेज क्या होंगे यहाँ पे मेंशन कर लो, 1 2 3, और एक बार फिक्स हो गए अब इसको चेंज नहीं करना है। टाइम स्लॉट क्या होगा, ये यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, ये आपको हर सब्जेक्ट के लिए करना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन। अब ये डिटेल शीट है। तो अभी हमने क्या किया, ब्रॉड ओवरव्यू ले लिया कि पॉलिटी मेरा कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, बट डेली बेसिस पे भी आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या तरीका है, एक टेबल बना लो, इसमें आपके डेली टारगेट्स होने चाहिए कि डे 1 पे क्या टारगेट्स होंगे, डे 2 पे क्या होंगे, डे 3 पे क्या होंगे, राइट। देन NCERT हुई नहीं हुई, यहाँ पे टिक मारिए, लक्ष्मीकांत हुई नहीं हुई, टिक मारिए, जो रेफरेंस मटेरियल है, जो वैल्यू एडेड मटेरियल है, वो हुआ नहीं हुआ, टिक मारिए, PYQs किए नहीं किए, टिक मारिए, नोट्स बना नहीं बना, MCQ किया नहीं किया, आंसर राइटिंग की नहीं की, जो भी हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, राइट। एंड सबसे लास्ट में टारगेट आपका अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली बेसिस पे आपको एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो टारगेट आपका मिस हो जाएगा, और वो नहीं करना है। एंड डेली बेसिस पे व्हाट आर द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, कहाँ पे दिक्कत आ रही है ना भाई, कंसंट्रेशन नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, और इससे आपका डेली इंप्रूवमेंट होगा। तो ये जो एक्सरसाइज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन, बिना इसके सिलेक्शन नहीं होने वाला है। डेली बेसिस पे आपके पास टारगेट्स होने चाहिए, और डेली बेसिस पे आपको अपनी एक्टिविटीज ट्रैक करनी पड़ेंगी, राइट। ये हो गया, तो दिस इज फेज 1। अब हम फेज 2 की बात कर रहे हैं, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। हमने क्या देखा था कि मई में आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, एंड मई 27 में आपका प्रीलिम्स होने वाला है, तो 13 मंथ्स का टाइम आपके पास है। बट प्रीलिम्स के लिए इतना टाइम लगता नहीं है, जल्दी हो जाता है, तो आपको मेंस के लिए टाइम देना पड़ेगा। हमारा टारगेट क्या होता है कि एनी हाउ बाय जनवरी एंड
31 जनवरी यू नीड टू बी मेंस रेडी। मेंस का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है बाय 31 जनवरी। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे ये टारगेट उतना जल्दी आपका पूरा होगा। इसीलिए कहते हैं कि जल्दी स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, बिकॉज जितना लेट करोगे ये टारगेट आपका शिफ्ट होता चला जाएगा, राइट। सो बाय 31 जनवरी यू हैव टू बी मेंस रेडी, मतलब फेब में आप मेंस का पेपर दे सकते हो। दिस इज द मीनिंग, राइट। तो मेंस का पूरा सिलेबस, आंसर राइटिंग, नोट्स मेकिंग, हर चीज आपको कवर करनी है बाय 31 जनवरी 2027। ये आपका टारगेट है। इसीलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल फेज, और इसके लिए हमारे पास 20 वीक्स का टाइम है जो कि सफिशिएंट होता है, राइट। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको फोकस करना पड़ेगा जो मेंस वाले सब्जेक्ट हैं। अभी तक हमने क्या किया, पॉलिटी हमारी हो गई, इकोनॉमिक्स हमारी हो गई, ज्योग्राफी हो गया एंड हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया। अब उसके बाद दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स, और मैं चाहूंगा कि आप इसी ऑर्डर में तैयारी करो। पॉलिटी आपका हो गया है, इकोनॉमिक्स हो गया है, ज्योग्राफी हो गया है एंड आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन हो चुका है। अब क्या करो, एनवायरनमेंट कर लो, एंड बिकॉज ज्योग्राफी आपका हो चुका है तो यहां पे दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज दोनों सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड है। अब ये जो एनवायरनमेंट है इसमें बेसिक्स भी हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हैं, प्लस करंट अफेयर्स भी हैं। करंट अफेयर आप डेली बेसिस पे करोगे, मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। एनवायरनमेंट के बेसिक्स आपको कर लेने हैं सबसे पहले, उसके बाद एथिक्स एंड गवर्नेंस ये साथ साथ करना है। एथिक्स गवर्नेंस साथ लेकर चलिए, बिकॉज सिलेबस काफी कुछ ओवरलैप होता है। अगर आप गवर्नेंस बाद में करोगे तो आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो एथिक्स गवर्नेंस साथ साथ करना है। और यहां पे देखो 250 मार्क्स का तो एथिक्स का पेपर होता है एंड 40-50 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो काफ़ी अच्छा टारगेट आप अचीव कर लोगे, एथिक्स प्लस गवर्नेंस। उसके बाद करिए सोसाइटी प्लस सोशल जस्टिस। अगेन यहाँ पे भी काफ़ी कुछ ओवरलैपिंग है, इन्वायरमेंट, एथिक्स, गवर्नेंस, फिर सोसाइटी, सोशल जस्टिस। इसके लिए टाइम कितना है, 4 वीक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो IR है उसके बेसिक्स कर लो। हालांकि यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज आप करंट अफेयर करोगे तो काफ़ी कुछ वहाँ पे कवर हो जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी वाला पोर्शन, इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसके लिए 3 वीक्स में आपको दे रहा हूँ। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, और सबसे लास्ट में साइंस एंड टेक, राइट। इसके बेसिक्स जो करंट अफेयर्स होंगे वो आप साथ साथ करते ही हो। तो देखिए बाय 31 जनवरी आपका प्रीलिम्स का सिलेबस पूरा हो गया, आपका मेंस का भी सिलेबस पूरा हो गया, एंड दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। अब यहाँ पे ना आपका ऑप्शनल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपका ऑप्शनल PSIR है, तो पॉलिटी आपका कवर हो जाएगा, IR आपका कवर हो जाएगा। अगर सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है, राइट, तो यहां पे आपको हेल्प मिलेगी, काफी कम टाइम लगेगा। तो इसीलिए चॉइस ऑफ ऑप्शनल वो बड़ी क्रूशियल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर। इसके बाद यहां पर भी आपको सेम चीज करनी है जो हमने फेज 1 में की थी। NCERT आपको करना है जहां पे पॉसिबल है, स्टैंडर्ड बुक आपको कवर करनी है, जो वैल्यू एडेड मटेरियल है वो आपको कवर करना है, PYQs आपको करने हैं, नोट्स आपको बनाने हैं, राइट। जो प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट हैं वहां पे आप हाफ लेंथ लगाना है आपको, जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ये करना पड़ेगा। एंड जो कोर सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अब उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, फुल सब्जेक्ट लगा लो, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये चीज करनी है, राइट। देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेम बेसिस पे 10 से 20 आंसर हर सब्जेक्ट के लिए आपको लिखने पड़ेंगे, राइट। अब इनके लिए भी आपको सेम टेबल बनानी पड़ेगी जो मैंने आपको फेज 1 में बताई थी। तो इस तरह से आपका फेज 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाय 31 जनवरी यू विल बी रेडी फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो हमने क्या किया, हमने चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के वेटेज की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में 80-20 का रेशो आप मान लीजिए, 80 स्टैटिक पोर्शन एंड 20 करंट अफेयर्स। थोड़ा वेरी कर सकता है। मेंस में GS1 को अगर छोड़ दो, GS2 GS3 वो तो पूरा ही
करंट अफेयर बेस्ड होता है। इवन एथिक्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। तो मेंस में तो करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स के लिए 80-20 का रेशियो होता है। तो करंट अफेयर्स करना है और डेली बेसिस पे आपको करना पड़ेगा, राइट। कोई कुछ भी कहे, कोई कहेगा कि पेपर मत पढ़ो, कोई कहेगा कि मंथली मैगजीन्स मत करिए, कोई कहेगा कि जस्ट बिफोर प्रीलिम्स कर लो। ऐसा नहीं करना है, आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ने हैं। और इसके सोर्सेज क्या होंगे? एक तो न्यूज़पेपर, ये मस्ट है, करना ही करना है। न्यूज़पेपर प्लस जो करंट अफेयर की मंथली मैगजीन्स होती हैं, इनको आपको कवर करना पड़ेगा। किसी भी अच्छी कोचिंग की कर लीजिए। शुरुआत में डिफिकल्टी होगी पेपर को पढ़ने में, उस टाइम पे क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, राइट। ये काम आपको करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मत करना कि यू आर गिविंग 3 to 4 आवर्स ऑन न्यूज़पेपर। इतना टाइम नहीं होता है, मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्या होगा, आप केवल करंट अफेयर में उलझ जाओगे और जो आपका कोर पोर्शन है वो आपका छूट जाएगा। हालांकि करंट अफेयर के लिए एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगा, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप 10 मिनट में बता दो। पूरा आधा घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। बट बेसिक्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आता है ऐसे राइटिंग। 250 मार्क्स का पेपर होता है ना, ऐसे का। अब डे 1 से यू कैन नॉट राइट ऐसे। आपको एटलीस्ट जो आपके बेसिक्स हैं, जो कोर पोर्शन है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये करना पड़ेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके बाद आप कुछ लिख सकते हो। तो जो फेज 2 है ना, फेज 2 सबसे अच्छा टाइम है ऐसे लिखने का, सबसे अच्छा टाइम है। तो आप क्या कर सकते हो, फेज 2 में हर 15 दिन में, मीन्स एवरी सेकेंड संडे यू कैन राइट 1 ऐसे। शुरुआत में बहुत बेकार लिखोगे, बट विथ टाइम उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगा। बट फेज 2 में आपको ऐसे लिखने हैं। मैंने कितने स्टूडेंट देखे हैं जो एक भी ऐसे नहीं लिखते हैं, प्रीलिम्स दे दिया बट एक भी ऐसे नहीं लिखा है, एक भी आंसर नहीं लिखा है, और ये ब्लंडर है। ये नहीं करना है आपको। फेज 2 में ऐसे लिखने पड़ेंगे, हर महीने में 2 ऐसे। अब देखो, मैंने आपको कहा कि पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर। इसमें जो एडिटोरियल्स आते हैं ना, बेसिकली वो होता क्या है, देखा जाए तो वो एक ऐसे ही तो होता है। इसीलिए पेपर पढ़ना है, उससे समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं, वैलिडेट कैसे करते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे देते हैं। इसीलिए पेपर पढ़ना मस्ट है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि पेपर मत पढ़ो, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है उसके लिए काम कर गया हो, बट आपके लिए करे ना करे किसको पता है। तो पेपर आपको करना है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। ये हो जाएगा ऐसे राइटिंग। इसके बाद ऑप्शनल। मैंने आपको क्या बताया कि फेज 1 में डिसाइड कर लो आपका ऑप्शनल क्या होगा, राइट। एंड ये जो टाइम है फ्रॉम मई 26 से लेके आपका जनवरी 27, इस पीरियड में यू नीड टू प्रिपेयर योर ऑप्शनल। करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, नोट्स बनाने हैं, राइट। तो फायदा क्या होगा, ऐसा ऑप्शनल चूज करिए जहां पे आपको 4 से 5 महीने लगे। बहुत सारे ऑप्शनल ऐसे हैं जो हो जाते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पीएसआईआर हो गया, तो ये 4 से 5 महीने में आराम से हो जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शनल चूज करिए जहां पे आपके एफर्ट्स कम हो, राइट। तो ये 4 से 5 महीने आप चूज कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ये स्टार्ट में भी हो सकता है फेज 1 में, ये फेज 2 में भी हो सकता है, या इन बिटवीन। सो दिस इज योर कॉल, दिस इज अबाउट ऑप्शनल। एनी हाउ बाय दिसंबर 26 और जनवरी आपको उसको फाइनलाइज करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। अब बचता है आपका सी सेट। इसको भी आप शुरुआत में नहीं करोगे। एंड देखो, सी सेट ऐसा है कि ये क्वालिफाइंग है, एंड सी सेट के लिए आपको टाइम देना है कि नहीं देना है, ये वेरी करेगा। तो अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का है, मैथमेटिक्स का है, तो एफर्ट्स कम करने होंगे। हालांकि पेपर टफ आता है, बट यू नीड टू असेस कि कितना टाइम देना है। तो क्या करो, विदाउट एनी प्रिपरेशन पिछले 2 से 3 साल के सी सेट के पेपर लगा लो, आपका स्कोर देख लो। अगर मान लो आपका स्कोर 80-90 की रेंज में है, इसका मतलब एफर्ट्स बहुत कम करने हैं। कब करोगे? दिसंबर के बाद देख लेना।
अगर मान लो आपके 40-50 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा। मान लो 5-10 नंबर ही आ रहे हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो यू नीड टू असेस। तो इसके लिए यू हैव टू अटेम्प्ट सम PYQs, जो प्रीवियस जो पेपर्स हैं आपको देने पड़ेंगे, एंड अकॉर्डिंगली आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि कब से आपको स्टार्ट करना है। एंड देखो, इसको डेली टाइम नहीं देना है। आप संडे को क्या कर सकते हो, संडे को 3 से 4 घंटे दे दो, इतना सफिशिएंट होगा CSET के लिए, राइट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पुअर हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने हैं, तो फिर क्या कर सकते हो, जुलाई से स्टार्ट कर दीजिए, केवल वीकेंड संडे को। अगर ठीक ठाक परफॉर्मेंस है तो नवंबर ऑनवर्ड्स कर लीजिए, राइट, या फिर जनवरी 27 ऑनवर्ड्स, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा CSET। अब फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, नाउ फेज 3 की बात करते हैं। तो फेज 3 क्या है आपका, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 4 महीने का टाइम आपके पास है। इस टाइम में यू नीड टू फोकस ओनली ऑन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मेंस भूल जाइए, ऑप्शनल भूल जाइए, आंसर राइटिंग भूल जाइए, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल प्रीलिम्स के ऊपर आपको फोकस करना है। और इस फेज में आपका टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस आप कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर लें, बिकॉज तभी आपका सिलेक्शन होगा। और जो मैं आपको बताया था 80-20, 80% कोर पोर्शन, 20% करंट अफेयर, तो बिना कोर के आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। तो कोर पोर्शन को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, प्लस करंट अफेयर, राइट। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑलरेडी जो हाफ लेंथ है वो हमने किए। अब क्या करो, फुल सब्जेक्ट लगा लो, प्लस फुल लेंथ लगा लीजिए, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, उसको कंसोलिडेट आपको करना पड़ेगा, और इस तरह से आपका प्रीलिम्स फेज होगा, फेज नंबर 3। पूरा फोकस, पूरा अटेंशन आपको प्रीलिम्स के ऊपर देना है। अब आफ्टर दिस फेज यू हैव फेज नंबर 4, एंड दिस इज मेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। बहुत ही क्रूशियल है। देखो, मेंस का सिलेबस हमारा हो चुका है, नोट्स हमारे बन चुके हैं। अब इस फेज में आपको क्या करना है, मेंस पे फोकस करना है, जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है, उनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो रिपीटेड थीम है PYQs की, उसके लिए अलग से नोट्स बना लेते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जो PYQs हैं वो सारे आपको करने हैं, आप चाहें तो इनके मॉडल आंसर्स लिख लीजिए। इस फेज में जो 3 to 4 मंथ्स का फेज है, एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग करनी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, मेंस टेस्ट सीरीज। और अब आपको पूरे फुल पेपर लगाने हैं, मीन्स 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस इस फेज में, राइट। एक्सटेंसिव ऐसे राइटिंग करना पड़ेगा। तो डेली बेसिस पे तो नहीं करोगे, वीकली बेसिस पे, राइट, आपको एक ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा। और अगर टाइम आपके पास है तो 2 लिख लीजिए, जैसा कि मेंस में होता है 2 ऐसे। एंड बिकॉज आप ऐसा लिख चुके हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। एंड फोकस करिए, जो आपके नोट्स हैं, राइट, उसको आप रिवाइज करें ताकि जो पूरा सिलेबस है आपका कंप्लीट हो जाए। दिस इज फेज नंबर 4, राइट। इसके बाद आता है फेज नंबर 5। ये कब से कब तक है, सितंबर 27 से जनवरी 28। तो मेंस आप दे चुके हैं, एंड मेंस और इंटरव्यू के बीच में, तो मेंस आपने दिया हुआ है, आपको आपकी स्ट्रेंथ पता है, आपकी वीकनेस पता है, तो जो आपका वीक एरिया है उस पर फोकस करना है, राइट। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। तो मान लो कुछ नोट्स नहीं बने हो, कुछ सब्जेक्ट आपने मिस कर दिए हो, आंसर राइटिंग में दिक्कत हो, ऐसे राइटिंग में दिक्कत हो, उन सब पे आपको फोकस करना है। प्लस अगर इंटरव्यू कॉल आ गई तो वहाँ पे ऑप्शनल आपसे पूछा जाएगा, GS पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो फोकस करिए ऑन करंट अफेयर्स, GS एंड ऑप्शनल, राइट। एंड इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, मेनली करंट अफेयर्स आपको पढ़ने होते हैं, जो आपका ऑप्शनल है वो पढ़ना होता है। एंड थोड़ा फोकस करिए कम्युनिकेशन के ऊपर, तो अपना ग्रुप बना सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा फेज नंबर 5। देन लास्ट फेज है आपकी फेज नंबर 6, जनवरी 28 टू अप्रैल 28, 3 से 4 महीने का टाइम है। तो इंटरव्यू कॉल आपकी आएगी,
तो हो सकता है कि शुरुआत में आपका इंटरव्यू हो जनवरी में या एंड में भी हो सकता है। तो जितना जल्दी उतना अच्छा है, बिकॉज आपके पास ज़्यादा टाइम होगा फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, जो अगला प्रीलिम्स आने वाला है अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो। ओके, इस फेज में फोकस करिए इंटरव्यू के ऊपर। तो मॉक्स वगैरह आपको देने पड़ेंगे, राइट। एंड जो भी टाइम बचेगा उसको आपको यूटिलाइज करना है फॉर नेक्स्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो ये पूरा साइकिल जो मैंने आपको बता दिया, तो ये जो 2 साल हैं इसको आपको यूज करना है। ये जो 27-28 एलिमेंट से एक साथ नहीं कर सकते हो, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी जाके बर्डन थोड़ा सा कम रहेगा, आप उसको मैनेज कर पाएंगे। एंड दिस इज द कंप्लीट प्लान फॉर यूपीएससी सीएससी 27 एग्जामिनेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक तो कर ही सकते हो। एंड अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट कर सकते हैं आप इन दिस वीडियो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, राइट, upscwithsaurabh@gmail.com। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक भी मैंने आपको दिया होगा। अच्छा, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। यूपीएससी विद सौरभ इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।